पहला, ये ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है क्या? दूसरा, ऑप्टिमिज्म रोलअप्स का मैकेनिज्म क्या है? तीसरा, ये जो टोटल वैल्यू लॉग टीवीएल है, ये क्या है ऑप्टिमिज्म की दुनिया में? पांचवा, टॉप जो एप्स हैं डी एप्स नेटिव ऑप्टिमिज्म की दुनिया में, ये नेटिव डी एप्स क्या है? और छठा, ऑप्टिमिज्म के साथ साथ जो फ्यूचर है इथेरियम स्केलिंग का, वो क्या है? ऑप्टिमिज्म नेटवर्क का अनावरण, इथेरियम स्केलिंग का एक नया युग। डिजिटल दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त देव। आज हम एक ऐसे विषय में गोता लगाने जा रहे हैं जो इथेरियम समुदाय को इलेक्ट्रीफाई कर रहा है, और वो है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त और हमारे Web3 के गाइड अपूर्व, और आज अपूर्वा जी हमारे साथ बात करेंगे और प्रकाशित करेंगे ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के बारे में कि उसका भविष्य क्या है, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज्ड एप्स जो एक नई टॉपिक है मेरे लिए भी, उसका आगे चलकर हमारे फ्यूचर पे, हमारे भविष्य पर क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। और इससे पहले कि हम इस विषय में गोता लगाएं और समझें कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए भी नया है और मैं भी आप जैसे ही समझूंगा, तो क्यों ना एक स्नैपशॉट बताया जाए कि आज हम किस किस के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे। पहला, ये ऑप्टिमिज्म नेटवर्क है क्या? दूसरा, ऑप्टिमिज्म रोलअप्स का मैकेनिज्म क्या है? तीसरा, ये जो टोटल वैल्यू लॉग टीवीएल है, ये क्या है ऑप्टिमिज्म की दुनिया में? पांचवा, टॉप जो एप्स हैं डी एप्स नेटिव, जो नेटिव डी एप्स है, क्योंकि मेरे लिए भी दोस्तों एक टंग ट्विस्टर जैसे है, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ ऑप्टिमिज्म की दुनिया में ये नेटिव डी एप्स क्या है। और छठा, ऑप्टिमिज्म के साथ साथ जो फ्यूचर है इथेरियम स्केलिंग का, वो क्या है? ये सब मैं समझना चाहता हूँ, और इसीलिए एक लेमन लैंग्वेज में मैं पूछ भी रहा हूँ। जिस तरीके से मैं आपसे बैठ के बात करूंगा, चाहे पर चर्चा करूंगा, उसी तरीके से मैं अपूर्वा भाई से भी ये सब बातचीत कर रहा हूँ। तो अपूर्वा भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद देव। पहली बार आपके साथ शो करने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्टिमिज्म नेटवर्क की। जी, सो भाई पहला जो है कि बुनियादी बातों से शुरू करना चाहता हूँ मैं। क्या आप हमें इस बात की संक्षिप्त जानकारी दे सकते हैं कि ऑप्टिमिज्म क्या है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? मतलब कि इतनी ज्यादा चर्चा है कि सुबह शाम पहले सुनता था ना ऑप्टिमिज्म ऑप्टिमिज्म, कि भाई ऑप्टिमिस्टिक रहो, पर ये ऑप्टिमिज्म दुनिया तो एक नई दुनिया है। तो मैं और मेरे बहुत दोस्त इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो भाई प्लीज। देव, इसको समझने के लिए थोड़ा रिकैप करते हैं। हमने ऑलरेडी एक प्रोग्राम किया हुआ है, एक एपिसोड जो था इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क्स पर, राइट? जी। तो ऑप्टिमिज्म नेटवर्क इथेरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन है। तो आप एक समझ लो, हमने जो व्याख्या दी थी इथेरियम की और लेयर 2 की, वो व्याख्या मैं फिर से यूज़ करता हूँ। तो अब मान लो इथेरियम एक देश है और लेयर 2 राज्य है, राइट? तो एक देश अनेक राज्य, देश हो गया इथेरियम और राज्य हो गए लेयर 2। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, जो इथेरियम का लेयर 2 है। तो अब भैया ये पूछो कि ये लेयर 2 की ज़रूरत क्या है, राइट? तो इथेरियम जितना फल फूल रहा है, जितने सारे लोग यूजर्स इथेरियम पर एक्टिविटी कर रहे हैं, राइट? तो उससे क्या है कि इथेरियम की गति कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक साथ सब लोग एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हैं, तो गति स्लो हो जाती है, और उसके साथ जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो बहुत बढ़ती जाती है। तो यहाँ एंट्री मारी लेयर 2 में, और वो है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, जो रोल अप करके नामक टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, और वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है इथेरियम नेटवर्क पर। तो लेयर 2 आप ये समझ लो डोमिनो, ये इथेरियम हो गया, उसके ऊपर बन गया ऑप्टिमिज्म नेटवर्क, राइट? तो यूजर्स को क्या है, उससे गति बहुत फास्ट हो जाती है, ट्रांजैक्शन फीस कम हो जाती है। तो खेल कूद, व्यापार, क्रिएटिव, NFTs, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, जो चाहे जैसी चाहे आप ऐप बना सकते हो ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर, और वो काफ़ी सारे लोगों को, डेवलपर्स को, यूज़र को आकर्षित कर रहा है। क्यों? ये बहुत ही सिंपल सा जवाब है। आज की डेट में जब ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इथेरियम मेन नेट पर अगर ट्रांजैक्शन कर रहा हो तो $50 से $150 की फीस लगती है एक ट्रांजैक्शन के लिए, और ऑप्टिमिज्म पर वही ट्रांजैक्शन करना होता है हमें, राइट? तो वो करीबन 50 सेंट लगती है, 30 सेंट हो सकती है। तो 30 से 50 सेंट के बीच की फी है एक ट्रांजैक्शन। बहुत ही अट्रैक्टिव बन जाता है और यूजर्स को काफ़ी आकर्षित करता है ये ऑप्शन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ऑप्टिमिज्म क्या है। भाई ये तो खेल बदलने वाली बात लगती है, लेकिन ऑप्टिमिज्म रोलअप्स आखिर हैं क्या और ये कैसे काम करते हैं इस दुनिया में? बिकॉज
रोल अप तो वो जो बच्चे लॉली खाते हैं, मुझे तो वो रोल अप पता है, ये ऑप्टिमम रोल अप क्या है ये नहीं पता था मुझे, तो प्लीज। देव, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। अच्छा, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मैं क्या उदाहरण दूं, तो मैं एक सेकंड के लिए अटक गया, क्योंकि मैं एक ऐसा एग्जाम्पल यूज़ करना चाहता था जिससे आपको और हमारे सुनने वालों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए कि रोल अप टेक्नोलॉजी क्या है। तो उसके टेक्निकल डिटेल में नहीं चलते, बट वो एक्चुअल में करता क्या है, एंड रिजल्ट क्या है, वो मैं समझाता हूँ। तो आप समझ लो कि आप बहुत ही बड़े कॉन्सर्ट में गए हो, ऑकलैंड में, राइट? और आप सोचो कि एक ही गेट का एंट्रेंस है और हर कोई बंदा या बंदी वही गेट से सिक्योरिटी क्लियरेंस चेक करके ही अंदर जा सकते, राइट? जी। तो कितनी बड़ी और कितनी मशक्कत भरी वो लाइन होगी। घंटों तक लोग अंदर जाने के लिए बाहर लाइन में खड़े कर रहेंगे। खैर नहीं जी। तो समझ लो कि इथेरियम नेटवर्क पे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ऑप्टिमिज्म रोलअप है, वो आप समझ लो कि एक बस है, लोग लाइन में नहीं जाएंगे, बस में जाएंगे। मान लो आप एक बस में 50 लोग बैठ गए, उनका सिक्योरिटी ऑलरेडी क्लियरेंस हो गया, तो वो जब मेन गेट पर जाते हैं तो सिर्फ बस का क्लियरेंस होता है, और जैसे ही बस क्लियर हो गई तो एक साथ 50 लोग अंदर। तो ये इसी तरह से रोलअप टेक्नोलॉजी यूज कर ऑप्टिमिज्म नेटवर्क ट्रांजैक्शन का बंडल इकट्ठा करके एक साथ मेन नेट पर डाल देता है अप्रूवल के लिए। तो इंडिविजुअल जो ट्रांजैक्शन एक एक करके होते हैं वो बर्डन ज्यादा क्रिएट करते, कॉस्ट बढ़ा देते हैं और गति कम कर देते। लेकिन ऑप्टिमिज्म रोलअप की वजह से ये मेन नेट को भी गति दे रहा है और यूजर्स को भी बहुत ही आसानी से नेटवर्क यूज करने की शक्ति प्रदान कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, ये एनालॉजी मुझे बहुत ही पसंद आई बुरा भाई। लेकिन अब चलिए संख्याओं की बात करते जी जी। ऑप्टिमिज्म के टोकन सप्लाई और मार्केट कैप के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? बिकॉज ये टोकन सप्लाई, मार्केट कैप, जो मार्केट कैप हम किसी और चीज में समझते हैं, लेकिन ये क्या आदान प्रदान हो रहा है, ये प्लीज हमें जरूर बताएं। तो देव, ये मैं फिर से एक और प्लग इन कर रहा हूँ। ये हफ्ते में हमारा एक एपिसोड आ रहा है, वो है टोकनॉमिक्स पर। तो वेब 3 की दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में टोकनॉमिक्स समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आपको टोकनॉमिक्स समझ में आ गई तो आपका जो रिसर्च है वो बड़ा तगड़ा हो जाता है, राइट? तो पहले बात करते हैं ऑप्टिमिज्म की टोकन सप्लाई। तो ऑप्टिमिज्म के टोटल टोकन्स है 4.3 बिलियन टोकन्स। उसके सर्कुलेटिंग सप्लाई जिसे कहते हैं, राइट, ये तो टोटल सप्लाई हो गया कि कितना मैक्सिमम आ सकता है, तो 4.3 बिलियन आ सकता है। अब सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब है कि अभी हाल के वक्त मार्केट में कितने टोकन सर्कुलेट कर रहे हैं, तो वो करीबन 1 बिलियन टोकन सप्लाई है। और ऑप्टिमिज्म की आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो प्राइसिंग है करीबन $4 के आसपास, राइट? तो मार्केट कैप क्या हो गया? तो सर्कुलेटिंग सप्लाई मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, यानी 1 बिलियन का सप्लाई है और $4 की वैल्यू प्राइस है करंट, तो करंट मार्केट कैप 4 बिलियन का है ऑप्टिमिज्म। तो एक और एंगल इसमें भी आता है कि फ्यूचर डाइल्यूटेड वैल्यूएशन क्या हो सकता है। यानी अगर आप मान लो कि जितनी भी ऑप्टिमिज्म की टोकन है 4.3 बिलियन, वो पूरी मार्केट में आ जाती है, राइट? उसको कहते हैं फ्यूचर डाइल्यूटेड वैल्यूएशन। वो मार्केट कैप का ही एक दूसरा वर्जन है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 4.3 बिलियन को करीबन $4 से, तो रफली $17.2 बिलियन का फ्यूचर वैल्यूएशन है, डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क का। तो अगर हम बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम की टोटल टोकन सप्लाई करीबन 200 मिलियन टोकन्स रफली है इथेरियम के, और वो फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी नए टोकन मार्केट में नहीं आ सकते सिवाय के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के, राइट? तो वो फुल्ली डाइल्यूटेड है। और आज की डेट में हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे, अभी नोटिफिकेशन आया इथेरियम 4000 क्रॉस कर गया है। तो आपको समझना पड़ेगा कि रफली 200 बिलियन टोकन को मल्टीप्लाई करो $4000 के साथ, राइट? तो वो आपको वैल्यूएशन देगा करीब 800 बिलियन का वैल्यूएशन है इथेरियम। और ये वैल्यूएशन जितना बढ़ता है इथेरियम का, इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि इतने ज़्यादा यूजर्स एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क की वैल्यू नेटवर्क इफेक्ट से आती है और नेटवर्क इफेक्ट्स बनता है यूजर से। तो जितने ज़्यादा यूजर्स आएंगे नेटवर्क की इफेक्ट बढ़ती जाएगी, नेटवर्क फैलता बढ़ता रहेगा। और इसमें
और ऑप्टिमिज्म जैसे अन्य नेटवर्क्स इथेरियम को गति प्रदान करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था उसको घुमा फिरा कर भी मैंने जो की नंबर्स थे वो हाईलाइट कर लिया आपके लिए। भाई ये कुछ बहुत ही भारी संख्याएं लग रही हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए गुम गया था। मिलियन बिलियन ऐसे आपने टोकन घुमाए हैं कि मेरा सर चकरा के टोकन मांग रहा था कि भी मैं कौन सा टोकन लगाऊं। पर भाई मुझे एक बात पता है, हमने बात की है, बहुत भारी भारी संख्याएं हैं, पर जो ऑप्टिमिज्म में लॉक किया गया मूल्य है, राइट, हाँ। वो कुल क्या वैल्यू उसको, ये टीवीएल जो है, इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? क्योंकि ये बार बार मैं ये सुन रहा हूँ। पहले तो टीवीएल का फुल फॉर्म क्या है भाई? टोटल वैल्यू लॉक जी। तो कैसे, क्या इसके बारे में क्या चर्चा कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? टोटल वैल्यू लॉक यानी टीवीएल, राइट। तो इथेरियम नेटवर्क पर टोटल वैल्यू लॉक आज की डेट में ऑलमोस्ट $1 बिलियन है। अब इसका मतलब क्या है, सादा सी भाषा में अगर समझना हो तो आप ऑप्टिमिज्म को एक मार्केट प्लेस समझ लो, जी। और वो मार्केट प्लेस पर लोगों के $1 बिलियन उन्होंने ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर डिपॉजिट किए हुए, या तो वो लेंड कर रहे हैं या तो वो उसको कोलेटरल की तरह यूज करके उसके ऊपर लोन बोरो करते हैं। ये बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज हो सकती है, लेकिन मुद्दा ये है कि लोग ट्रस्ट कर रहे हैं खुद के पैसों से, वो भी $1 बिलियन जो टोटल वैल्यू लॉक्ड है वो दर्शाती है ऑप्टिमिज्म पर। तो मोटा मोटा इट्स अ बिग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द नेटवर्क, क्योंकि लोगों ने वहां पर $1 बिलियन डिपॉजिट किया हुआ है। जी। तो इतनी प्रभावशाली वृद्धि के साथ ऑप्टिमिज्म पर कुछ उल्लेखनीय डी ऐप जरूर होंगी भाई। क्या आप हमें कुछ उदाहरण बता सकते हैं कि डी ऐप्स कौन सी हैं और कैसे चलती हैं? देव, आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि टाइम आ गया है। आपका उत्साह और एक्साइटमेंट देखकर मेरा ये फर्ज बनता है कि एक डिस्क्लेमर डाल दिया जाए। हम यहाँ पर कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। हमारा एक ही पर्पस है, आपको और हमारे सुनने वालों को एजुकेट करना। अगर आपको कोई भी निवेश करना हो तो कृपया अपना खुद का रिसर्च कीजिए, किसी एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाकर एडवाइस लीजिए। ये बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है और रिस्क मैनेजमेंट आपको अपना खुद करना पड़ेगा। तो चलिए, आपका प्रश्न था कि कोई उदाहरण दीजिए डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस जो काफ़ी चर्चा में है या फल फूल रही है ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर। तो भैया, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर मेरी सबसे प्रिय एप्लीकेशन है वेलोड्रोम, और ये एप्लीकेशन करीबन 2.5 साल हो गए मुझे लगता है। जब से स्टार्ट हुई है मैं तब से इसको फॉलो कर रहा हूँ, और ये है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और वो भी फिर से प्लग इन कर रहा हूँ। हमने 2 एपिसोड ऑलरेडी पोस्ट कर दिए, एक यूनिस्वैप फाइनेंस का और दूसरा कॉन्वेक्स फाइनेंस का। तो ये टॉपिक था डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का। तो अगर आपको इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होते हैं, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगा कि वो पहले वाले एपिसोड आप सुन लीजिए, तो आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होता क्या है। कमिंग बैक टू यहाँ पर वेलोड्रोम, तो वेलोड्रोम को आप समझ लो कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और बहुत ही इनोवेटिव है, और उसके साथ वहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है वो दिन में कई बार 100-150 मिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है सिर्फ ऑप्टिमिज्म की एक एप्लीकेशन के ऊपर, और जो है वेलोड्रोम। तो ये बहुत ही प्रभावित करने वाली एप्लीकेशन है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च, लुक अप टू इट। नंबर 2 है लायरा फाइनेंस। ये भी बहुत ढांसू एप्लीकेशन है। इसको कहते हैं परपेचुअल फ्यूचर्स। तो आप फाइनेंस के फील्ड से हो तो देव, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में होगा, आप समझते होंगे कि लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं लोग, राइट। लोगों को सट्टा खेलना होता है, राइट। तो वो स्टॉक्स पर या कोई भी चीज़ जिसका फ्यूचर मार्केट होता है उसके ऊपर लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह से लायरा फाइनेंस के ऊपर आप, मैं या कोई भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को यूज़ करने वाला गोताखोर वहाँ पर जाकर परपेचुअल फ्यूचर्स पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये थी दूसरी एप्लीकेशन। और तीसरी एप्लीकेशन जो बहुत ही अगेन मुझे पसंद है, वो उसका नाम है थेल्स, THALES। एक ग्रीक फिलोसोफर के नाम पर उसका नाम रखा गया, थेल्स। ये ऑर्डिनरी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर यूजर्स को स्पेक्यूलेट करने का मौका दिया जाता है
आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट, कोई भी इवेंट हो सकती है, प्राइस इंप्रूवमेंट्स, किसी के भाव में बढ़ाव चढ़ाव या उतार हो सकता है, उसके ऊपर आप स्पेकुलेट कर सकते हो, या फिर स्पोर्ट्स पर स्पेकुलेट कर सकते हो, या कई सारी और चीज़ें जिसके ऊपर आपको अगर स्पेकुलेट करना है वो आपको ऑप्शन देता है डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। तो बिफोर वी एंड एक रिकैप ले लेते हैं। डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म का मतलब यह है कोई इंसान, संघ या समूह वो ऑपरेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, ना चला सकता है ना रोक सकता है, वो परमिशन लेस है, और दुनिया में कोई भी कहीं पर भी जिसके पास इंटरनेट है वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर पार्टिसिपेट। भाई ये डीन एप्स बहुत दिलचस्प लगती हैं मुझे, क्योंकि आपने बोला वेलोड्रोम है, लायरा है, और तीसरी कौन सी बताई आपने? थेल्स। अब ये जो एप्स हैं, डी एप्स जिन्हें आप कहते हैं, ये ऑप्टिमिज्म इकोसिस्टम में कैसे योगदान देती हैं अपना भाई? सो बेसिकली दे हेल्प अस टू, जैसे आपने बोला ना, कोई भी इंटरनेट पे हो इस एप्स पे जा सकता है और ट्रेडिंग कर सकता है, तो इज इट लाइक जैसे शेयर ट्रेडिंग टाइप होता है कि ये थोड़ा डिफरेंट है? क्या फर्क क्या है? तो देव, बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो आपका क्वेश्चन ये है कि ये जो डी एप्स है वो ऑप्टिमिज्म को इकोसिस्टम में क्या योगदान देते हैं? तो इसके दो बहुत बड़े बड़े फायदे हैं देव। तो एक सबसे बड़ा फायदा है यूजर्स को, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बहुत ही फास्ट सेटल हो जाते हैं, इंस्टेंट कह सकते हो आप, 1-2 सेकंड में सेटल हो जाते हैं। दूसरी चीज़ अगेन यूजर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल और अट्रैक्टिव है कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो सेंट्स में होता है, तो बहुत ही चीप है, ये दूसरी बात है। तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि ये बहुत सारे डेवलपर को ऑप्टिमिज्म नेटवर्क अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि उनको बेनिफिट दिख रहा है कि यहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, आगे चलकर लोग ज़्यादा आएंगे, यूज़र ज़्यादा आएंगे, तो क्यों ना हम ये प्लेटफॉर्म के ऊपर ही अपनी एप्लीकेशन बनाए, जिससे कि उनको ग्रोथ दिखेगा, राइट। और ये दोनों तीनों टॉप पॉइंट्स मिलाकर ये क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट्स है ये सब शोकेस कर रहे हैं वर्सेटिलिटी और पोटेंशियल ऑफ ऑप्टिमिज्म रोलअप्स फॉर द फ्यूचर, राइट। तो अगर किसी को बैट लेनी है या किसी को पोटेंशियल दिखता है ऑप्टिमिज्म के नेटवर्क में, तो या तो वो ऑप्टिमिज्म नेटवर्क में पार्टिसिपेट कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, या डेवलप कर सकते हैं, राइट। और उसी तरह से अगर क्रिएटिव माइंड है तो वही पोटेंशियल उनको दिखेगा, तो वो डी एप्स अलग अलग तरह की गेम्स हो गई, फाइनेंस की हो गई, शॉपिंग हो गया, डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया हो गया, कुछ भी ऑप्टिमिज्म नेटवर्क पर क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी बात से एक स्पष्ट हो गया कि ऑप्टिमिज्म सिर्फ एक और लेयर 2 समाधान नहीं, ये एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम है जो डीफाई में संभव होने वाली चीजों की सीमाएं को आगे बढ़ा रहा है। बोलो भाई, ऑप्टिमिज्म और इथेरियम स्केलिंग के भविष्य के बारे में आपके क्या विचार हैं? जाने से पहले वो भी क्लोज दिस पॉडकास्ट टुडे, क्या विचार हैं आपके इसके बाद? मैं जहाँ से देख रहा हूँ भविष्य बहुत ही सुनहरा दिख रहा है मुझे। ऑप्टिमिज्म इथेरियम स्केलिंग के फोरफ्रंट पर है और इथेरियम की जो स्केलेबिलिटी की चैलेंज है उसको टैकल कर रहा है, और उसके साथ साथ ये काफ़ी गति से फल फैल भी रहा है, तो ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है ये नेटवर्क का। और इसकी वजह से क्या है कि कम्युनिटी सपोर्ट, यूज़र सपोर्ट, इनोवेशन, सॉल्यूशंस, ये सब भी बहुत गति में है। तो अगर सिंपल सी भाषा में समझाऊँ तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के इवोल्यूशन में। इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग टाइम फॉर ब्लॉकचेन एंड इथेरियम एज होल। बिल्कुल ये बात तो है और सत्य है। पूरा आपके विचारों को समझाने के लिए आज एक लेमन टर्म्स में आपने जो है सारी बातें बताई हैं, ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के बारे में जो खुलासा किया, इसके बारे में समझाने के लिए, अपना समय देने के लिए और भाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बुरा भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देव। मुझे भी बहुत मज़ा आया आपके साथ पहला एपिसोड करके। आशा करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ नया जानने को और सीखने को मिला होगा ऑप्टिमिज्म नेटवर्क के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व भाई, और धन्यवाद हमारे लिसनर्स डिजिटल दुनिया में आपके साथ की। हमारे अगले एपिसोड में हम लेके आएंगे एक और मज़ेदार कहानी, तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए, हमें फॉलो करते रहिए और मजीद डिजिटल खजानों की खोज में अगली बार तक सवाल करते रहें, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया।